प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करी थी, जहां पे हमने पढ़ा था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। उसके अंदर हमने फर्दर कैटेगरीज पढ़ी थी। फर्स्ट रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद मेटल, और सेकेंड हमने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। चलो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि फिनॉल्स एसिडिक होते क्यों हैं। देखो, जो हमने अल्कोहल्स की एसिडिटी का रीजन देखा था, वही सेम रीजन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्कोहल्स की एसिडिटी का क्या रीजन था? सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक अल्कोहल ROH, तो हमने यहाँ पे बोला था कि जो ये OH बॉन्ड होता है दिस इज पोलर इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? So due to the polarity of this bond, the release of H plus becomes easy, और alcohols जो होते हैं हमारे acidic होते हैं in nature। ठीक है, सेम रीजन हम यूज करेंगे किसके केस में? फिनॉल्स के केस में। ये हमने लिया फिनॉल, फिनॉल के अंदर भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो OH ग्रुप होता है दिस इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। और अगर ये OH ग्रुप भी पोलर है, यानी कि यहाँ से इजीली H प्लस निकल जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू फिनॉक्साइड आयन। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? इनटू फिनॉक्साइड आयन। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि जब हमारा फिनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जब वो अच्छा खासा एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो क्यों H प्लस रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो देखो, इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन अब बन रहा है आफ्टर द रिलीज ऑफ H प्लस आयन, दिस इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा कहां लाया करेगा? इट इज गोइंग टू लाई मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन कंपैरिजन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की साइड नहीं आना चाहती रिएक्शन ज्यादा आगे की साइड जाना चाहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। यानी कि फिनॉल चाहता है कि वो H प्लस रिलीज कर दे और वो इस फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इस चीज का रीजन समझना है। ये तो हम समझ गए कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है। फिनॉल खुशी खुशी अपना H प्लस रिलीज करना चाहता है, राइट? बट ऐसा क्यों है? क्यों फिनॉक्साइड आयन वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फिनॉल? अब ये समझते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ दीज कंपाउंड्स। पहले फिनॉल का बनाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे फिनॉक्साइड आयन का। ठीक है, तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, 11th से ही तुम बनाते आ रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे OH है, ये रहा लोन पेयर, दिस इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड हियर। यहाँ पे ये फर्दर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। तो ये सारे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे फिनॉल के। अब बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन की मैं यहाँ पे बना देती हूँ। इसके अंदर क्या होगा? सपोज तुमने लिया है ये O-, ठीक है। अब तुम ट्रांसफर दिखाओगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, देन बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज। सेम तरीके से करना है, ठीक है। आगे दिखाओ, फिर यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
सारे हमने बना लिए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन। देखो अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ऊपर वाले हैं तुम्हारे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये वाले जो हैं ये हैं हमारे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये वाले। ठीक है, देखो फिनॉल के जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें देखो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और हमें ये चीज पता है कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होते हैं, दे आर अनस्टेबल। ठीक है, तो देखो इन सारे स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, 3 स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, आउट ऑफ 5 3 स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और देखो पॉजिटिव चार्ज तो है ही, साथ साथ यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी है। देयर इज चार्ज सेपरेशन इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, right? So there is charge separation in the resonating structures of phenol, but there is no charge separation in the resonating structures of phenoxide ion. ध्यान से देखो जरा इन स्ट्रक्चर्स को, फिनॉक्साइड आयन के यहाँ पे बस नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, राइट? फिर आगे वो फर्दर ट्रांसफर हुए जा रहा है पूरी रिंग में, बट यहाँ पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, राइट? यानी कि देयर इज नो चार्ज सेपरेशन इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है, इसके अंदर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। सो फिनॉक्साइड आयन को हम क्या कहते हैं, दिस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू फिनॉल। इसीलिए जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ भागना चाह रही है, वो पीछे फिनॉल की स्टेट में नहीं रहेगी, वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगी। यानी कि फिनॉल बहुत इजीली H+ रिलीज करेगा। दैट इज द रीजन कि फिनॉल को हम क्या मानते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, वो पोलैरिटी वाला छोटा रीजन हो गया, बट एक्चुअल रीजन हमारा ये है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फिनॉल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ये चीज हमें पता है कि अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, then in that case the compound is acidic in nature, या फिर हम कह सकते हैं highly acidic। जितना ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी तुम्हारे कंपाउंड की होगी, राइट? तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे जो हमारा कंपाउंड है यानी कि फिनॉल, उसकी क्या होगी, अच्छी खासी एसिडिटी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स विद द फिनॉल्स। देखो हम ये कहते हैं कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स, और इसके रीजन होते हैं 2। तो दोनों रीजन हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो यही लिख लेना कि जो फिनॉल्स की एसिडिटी होती है इट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। ठीक है, तो इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इसका होता है sp2, इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट रीजन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon to which OH is attached in phenols, to which OH is attached in phenols. This is our first reason. देखो इसका मतलब क्या है, हम दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं और दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल में जो हमारा OH ग्रुप अटैच होता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम से अटैच होता है। देखो OH ग्रुप है, ये रहा हमारा कार्बन आटम, एंड दिस कार्बन आटम इज डबल बॉन्डेड, राइट? तो ये क्या है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम है। जबकि अल्कोहल्स के केस में सपोज मैंने ले लिया CH3CH2OH,
तो अल्कोहल्स के केस में हमारा OH जिस कार्बन आटम से अटैच्ड होता है दैट कार्बन आटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसके केस में sp3, उसके केस में sp2। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू sp3, राइट? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है यानी कि जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो फिनॉल्स के केस में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, ठीक है? अब अगर हम OH बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड किसके केस में ज्यादा होगी? फिनॉल्स में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। तो जिसकी भी पोलैरिटी ज्यादा यानी कि उस केस में जो H+ का रिलीज है वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है तो यहाँ से H+ बहुत खुशी खुशी बाहर निकल जाएगा, इजीली रिलीज हो जाएगा। वेयर एज इन केस ऑफ अल्कोहल्स थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है? तो यहाँ से इतना इजीली नहीं जा पाएगा H+ जितना यहाँ से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है? ज्यादा, क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आटम से अटैच्ड है, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फिनॉल है दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, ये पहला रीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम to which the OH group is attached, ठीक है? Now coming to our second reason why this phenol is more acidic in comparison to alcohol। देखो अभी मैंने तुम्हें ये चीज बताई कि जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है उतना ज्यादा एसिडिक हमारा कंपाउंड होता है, राइट? तो हम इनके कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेते हैं। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा, राइट? तो यहाँ पे सेकंड रीजन कि फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक क्यों हैं वो हम लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विद द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? तो सबसे पहले फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। ये रहा हमारा फिनॉल। अगर इसने H+ रिलीज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन। और अगर हमारे अल्कोहल ने ROH ने H+ रिलीज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RO- प्लस H+, यानी कि ये तो दे रहा है फिनॉक्साइड आयन और अल्कोहल हमें क्या दे रहा है? इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है? दिस इज आवर एल्कोक्साइड आयन। तो देखो ये तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है यहाँ पे कि एल्कोक्साइड आयन में देयर इज नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, राइट? वेयर एज इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन हमें साफ साफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिख रही है। हमने अभी स्ट्रक्चर्स भी बना के देखे थे। तो दिस फिनॉक्साइड आयन विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल is resonance stabilized, whereas the alkoxide ion which is the conjugate base of this alcohol is not resonance stabilized, ठीक है? तो conjugate base हमारा फिनॉल के केस में ज्यादा स्टेबल है। that is the reason कि हमारा फिनॉल जो होगा that is going to be more acidic in comparison to alcohols, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। ये दो रीजन तुम्हें वहां पे स्टेट करने पड़ेंगे, ठीक है? एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला और एक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वाला, राइट? देखो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फिनॉल रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये देखेंगे कि हाउ द एसिडिटी इज अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स। तो जब भी हम फिनॉल के ऊपर किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो क्या वो ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अब हम ये समझेंगे,
देखो दो टाइप के ग्रुप हम यहाँ पे लगा के देखने वाले हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से. अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया है फिनॉल रिंग के ऊपर तो हमारी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं. देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जाम्पल जैसे कि NO2 नाइट्रो, CN, you can also take COOH, राइट. ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं रिंग से, राइट. तो मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, लेट्स से NO2. ठीक है, तो अब ये NO2 यहाँ पे क्या करेगा, ये NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा फ्रॉम दिस रिंग. तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा रिंग से तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा OH पे. ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विड्रॉ कर रहा होगा. दैट मीन्स जो हमारा OH बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बिकम मोर पोलर इन नेचर. ठीक है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता रहेगा, यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज हो गई यानी कि H+ का रिलीज जो है वो क्या हो जाएगा और ज्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा O- और यहाँ पे NO2 एज इट इज. ठीक है, और देखो एक और चीज यहाँ पे जो हमारा अब कॉन्जुगेट बेस बना है इस कॉन्जुगेट बेस को भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है. कैसे स्टेबलाइज करेगा, देखो कोई भी एटम है वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है, ना उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए ना उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए. और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ है अपने सर पे. तो अगर कोई इसका नेगेटिव चार्ज कम कर दे तो ये थोड़ा खुश हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप यही तो कर रहा है. ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ओवर हियर. तो ऑक्सीजन एटम से भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 ग्रुप. तो थोड़ा सा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है. तो स्टेबिलिटी मिल जाती है इस आयन को, राइट. इसका भार अगर कोई कम कर देगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए लेगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुश हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट बेस भी क्या होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और एसिडिटी तो बढ़ रही है क्योंकि पोलैरिटी बढ़ रही है. फाइन. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हमारा क्या होगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इंक्रीजेस. दिस इज आवर फर्स्ट वन. अब चलते हैं दूसरे वाले पे. जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो तब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के देखते हैं. एग्जाम्पल देखो क्या क्या ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर. हम यहाँ पे ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप. हम यहाँ ले सकते हैं NH2, लोन पेयर होता है यहाँ. इसके अलावा हम यहाँ पे ले सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, राइट. तो ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. अब देखो यहाँ होगा क्या, अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, लेट्स से वी आर टेकिंग NH2. ठीक है, तो ये NH2 क्या करेगा, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, राइट. और अगर यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लग गया बेंजीन रिंग के अंदर तो ये जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो अगर OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो इस H+ का निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, रिलीज ऑफ H+ बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड नाउ डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ाने लग गया. ठीक है, तो H+ जो है वो इजिली रिलीज ही नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने से क्या होता है, यही रीजन है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने से फिनॉल की एसिडिटी क्या हो जाती है, कम. तो लेट्स से कि हमारा कॉन्जुगेट बेस बन भी गया. ठीक है,
कम एसिडिटी है इसकी, बट कॉन्जुगेट बेस अगर जो यहाँ पे बना है उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करके देख लेते हैं। देखो ऑलरेडी इसके ऊपर भार है इतना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, राइट? और ये NH2 ग्रुप क्या कर रहा है? इज इट हेल्पिंग? नो। ये NH2 ग्रुप क्या कर रहा है? इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसको और नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है? तो एक तो वो ऑलरेडी परेशान है, वो वैसे ही दुखी है, और ये इसको और दुखी करने में लगा हुआ है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, ठीक है? तो इसका कॉन्जुगेट बेस भी जो बनता है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। कॉन्जुगेट बेस भी अनस्टेबल है, यहाँ से H+ भी नहीं निकलना चाहता, तो इसकी एसिडिटी क्या है? कम होती है, इसकी एसिडिटी कम होती है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच करने से हमारी एसिडिटी हो जाती है कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच करने से हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा रहे हैं और जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रहे हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो मोस्टली दिखता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है? मेटा पोजिशन पे कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखता है, मोस्टली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही इनका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं और उनसे बेटर समझते हैं कि कैसे इफेक्ट पड़ता है इन सारे ग्रुप्स को अटैच करने में, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है, तुम्हारी सारी कंसेप्ट इसी के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं यहाँ पे, 1 to 8 नंबरिंग है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट ट्राई टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है? उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो देखो क्वेश्चन ये है कि हमें इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है? और एसिडिटी का ऑर्डर हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट? हम पढ़ते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्लास 11th में। तो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है इस Ka की, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारे एसिड की, राइट? तो कैन आई राइट हियर कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू Ka की, उतना अच्छा हमारा एसिड होगा, या फिर हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारे एसिड की। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa वैल्यू। अब देखो pKa वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ। इट्स जस्ट लाइक pH। जैसे हम pH को क्या लिखते हैं? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट? इन अ सिमिलर मैनर हम pKa लिखते हैं इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है? तो अभी मैंने बोला कि जितना ज्यादा बड़ा Ka उतना अच्छा हमारा एसिड, राइट? जितना ज्यादा Ka उतना अच्छा हमारा एसिड। और देखो pKa और Ka में क्या रिलेशन है? ऑपोजिट रिलेशन है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, राइट? यानी कि अगर Ka बड़ा होगा तो pKa पक्का कम होगा, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको 1 कर लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय pKa, ठीक है? Ka स्ट्रेंथ की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन pKa की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट? तो हमें एसिडिटी देखने के लिए ये देखना है कि Ka की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो और pKa की कम से कम वैल्यू, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इन सारे कंपाउंड्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। उसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यूज। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? कि pKa वैल्यूज के ऑर्डर में अपने कंपाउंड्स को अरेंज करो। तो सबसे पहले हम एसिडिटी के ऑर्डर में लगाएंगे, सिंपल। तो एसिडिटी हम कैसे देखेंगे? देखो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस पे लगे हैं उनको साइड कर लेते हैं और डोनेटिंग वालों को दूसरी साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, फोर्थ में सिंपली फिनॉल है यानी कि ये तो बीच में लाई करेगा कहीं, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ में डोनेटिंग ग्रुप्स, और यहां देखो एट्थ में क्या है तुम्हारा, एट्थ में तुम्हारा अल्कोहल दे रखा है, इसको सर्कल नहीं करते, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे EDG एंड EDG, ठीक है। अब देखो अल्कोहल दे रखा है, ऑब्वियसली हम अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन पहले ही देख चुके हैं। तो फिनॉल्स और अल्कोहल्स में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, यानी कि लीस्ट वाला तो हमें पता चल ही गया। एसिडिटी में अगर हम ऑर्डर लगाएं तो एट्थ वाला जो कि हमारा इथेनॉल है दैट वुड बी लीस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक होगा, राइट। अब आ जाओ फिनॉल्स पे। फिनॉल्स की अगर हम एसिडिटी देखें, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से वाले होंगे, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो इन तीनों में से हमें ये देखना है कौन सा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये ऑर्थो पे है, ये मेटा पोजिशन पे है और ये पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप अटैच है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हमारा OH और NO2 ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होते हैं, यहाँ पे होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इस ऑर्थो वाले कंपाउंड की थोड़ी सी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन तीनों में से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से, ऑब्वियसली पैरा वाला। तो थर्ड वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी एसिडिटी कम हुई है ऑर्थो वाले की, लेकिन ऑब्वियसली मेटा वाले से तो ज्यादा ही होगी। ये चीज भी मैंने बता दी कि जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे सिग्निफिकेंट होता है, मेटा पोजिशन पे इतना नहीं होता, ठीक है। तो हम ऑर्थो और पैरा को ही कंपेयर कर रहे थे, ऑर्थो ने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ले ली, थोड़ी सी एसिडिटी कम हो गई पैरा से, तो पैरा मोस्ट एसिडिक, उसके बाद आ जाएगा ऑर्थो, उसके बाद आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही ना इस पे, चाहे मेटा पे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये सेकंड वाला, इसके बाद देखो कौन सा आएगा, फिनॉल रख देंगे हम इसके बाद, राइट। और अब बीच में आएंगे हमारे वो वाले ग्रुप्स जिन पे लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, वो वाले कंपाउंड्स जिन पे लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ इनकी एसिडिटी का ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, देखो हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा है तो ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता जाएगा, एसिडिटी को कम करता जाएगा, राइट। तो ये जो ऑर्थो और पैरा वाले हैं ये तो बहुत ही बेकार हैं, ये तो बहुत कम एसिडिक होंगे, राइट। मेटा पोजिशन पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मेटा वाला एटलीस्ट इनके कंपैरिजन में तो बेटर ही है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों में से, 5 6 7 में से, यस। अब इसके बाद देखो जो ऑर्थो और पैरा की एसिडिटी होती है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही पोजीशंस पे हमारा अच्छा इफेक्ट आता है, तो ये मजे से क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ और सेवेंथ ऑलमोस्ट सेम एसिडिटी का ऑर्डर दिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट में तो हमारा इथेनॉल है ही, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या फिर ऑर्डर ऑफ Ka। अब अगर तुम्हें pKa का ऑर्डर लगाना है तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। pKa के लिए एट्थ का pKa सबसे ज्यादा, फिर फिफ्थ और सेवेंथ का कंपेरेबल, देन सिक्स्थ, फिफ्थ और सेवेंथ का कंपेरेबल, देन सिक्स्थ, देन वी हैव फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड का जो pKa वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल उल्टा ऑर्डर होता है, समझ आ गया होगा ये।
अब हम चलेंगे आगे अपनी लास्ट रिएक्शन पे, विच इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तुम 10th से ही पढ़ते आ रहे हो। मतलब क्या है इसका? एस्टेरिफिकेशन जस्ट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो हम फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कैसे कर सकते हैं? हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को रिएक्ट करवा सकते हैं विद सर्टेन कंपाउंड्स टू फॉर्म द एस्टर। ठीक है, और कौन से हैं वो कंपाउंड्स? या तो हम अपने अल्कोहल और फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ, या फिर एसिड क्लोराइड्स के साथ। तो इन तीनों के साथ अगर तुम अल्कोहल्स और फिनॉल्स का रिएक्शन करवाओगे, दिस इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब सबके एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले मैं लूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो तुम 10th में भी पढ़ते हो, सेम रिएक्शन, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिया, लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन मैंने करवाया विद अल्कोहल, लेट्स से CH3CH2OH। इथेनॉल ले लिया मैंने यहाँ पे। तो होगा क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2O, वाटर रिमूव्ड, और फॉर्म हो जाएगा एक एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, राइट? CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। सो दिस इज इथाइल इथेनोएट। ठीक है, 2 कार्बन यहाँ इथाइल और यहाँ पे भी 2, तो इथेनोएट। फाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन तुम ऐसे कुछ करवा सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली देखो, अल्कोहल की जगह तुम फिनॉल लेके भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें भी सेम ही हमारा रिएक्शन होगा। इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है? H2O को रिमूव करवाना है, राइट? ऐसे ही तुम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करवा दो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, तो पहले मैं वो बता देती हूँ फटाफट से। देखो, एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? 2 एसिड के मॉलिक्यूल लो। सपोज हमने एसिटिक एसिड लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए मैंने और इनमें से मैंने पानी निकाल दिया। ठीक है, तो H2O, वाटर रिमूव किया मैंने इसका, तो क्या बन जाएगा? CH3, ये एज इट इज है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखो ये ऑक्सीजन किससे अटैच हो जाएगा? यहाँ इस वाले कार्बन आटम से। सो सिंगल बॉन्ड C पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब भी तुम 2 एसिड के मॉलिक्यूल में से पानी निकाल देते हो, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो एसिड एनहाइड्राइड लिया है, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एसिटिक एसिड से बनाया है, सो दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका रिएक्शन अब मैं करवाती हूँ अल्कोहल के साथ, और देखते हैं क्या बनेगा। OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस इसका रिएक्शन करवाते हैं, इथेनॉल के साथ ही करवा लेते हैं, CH3CH2 एंड OH। ठीक है, अब देखो होगा क्या? अगेन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल, और एसिड की प्रेजेंस में होती है ये। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम रिएक्शन करवाना है। देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ से तो H+ जाएगा। ठीक है, यहाँ से H+ निकल गया, और यहाँ से मानो ये वाली साइड CH3C डबल बॉन्ड O-, तो ये वाला बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करना है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करा, ये CH3C डबल बॉन्ड O-, अल्कोहल की H+ लेके निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? बाय प्रोडक्ट
CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस। ये एसिड हो गया बाय प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ क्या मिला, देखो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, कि इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला कार्बन अटैच हो गया इस ऑक्सीजन से, तो हमें मिल गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज आवर एस्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एस्टर मिल जाएगा। सबके केस में एस्टर ही मिलेगा। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। ये एसिड के साथ है और ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड के साथ है। फाइन, देखो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ वाटर बना है इसके केस में, ये जो वाटर बना है यहाँ पे क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा, ये पीछे की साइड में आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है वैसे ही हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ली-चार्टलियर्स प्रिंसिपल मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं, क्या होता है, इट जस्ट स्टेट्स दैट कि the reaction is going to act in the opposite manner whatever kind of stress is put on it। ठीक है, जो भी हमने स्ट्रेस दिया है अपने रिएक्शन मिक्सचर को, वो उसका क्या करेगी, बस ऑपोजिट करेगी, या फिर वो उस इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने की ट्राई करेगी, राइट। दिस इज आवर ली-चार्टलियर्स प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इस रिएक्शन मिक्सचर में से इसका पानी बाहर निकाल लिया, राइट। तो रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा, उस इफेक्ट को अपोज करेगा, यानी कि हमने उसका पानी निकाला तो वो चाहेगा कि मैं अब अपना पानी और बढ़ाता रहूं। ठीक है, तो हमने यहाँ से पानी बाहर निकाल लिया रिएक्शन मिक्सचर से, तो मिक्सचर पानी बढ़ाना चाहेगा तो वो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डू हियर। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन पीछे की साइड ना चली जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, तो रिएक्शन तो हमें काउंटरएक्ट करेगा ही, हमें अपोज करेगा ही, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी चली जाएगी और हमारा फायदा हो जाएगा, हमारा एस्टर भी क्या मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना एक। और ये इसके साथ भी हमने रिएक्शन देख ही लिया। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, फिनॉल के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। सेम एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन में दिखा रही हूं विद फिनॉल। नाउ फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर, सेम चीज करनी है तुम्हें, OH। ठीक है, देखो एक ही बात है, चाहे तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, है तो ये सिमेट्रिकल साइड, राइट। दोनों साइड तुम्हारे क्या है, सेम ही कार्बन एटम प्रेजेंट है ना, सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कोई भी साइड तुम ब्रेक कर सकते हो। तो लेट्स से कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये वाली साइड ब्रेक कर लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हमने ये वाली साइड ब्रेक करी तो अगेन क्या होगा, यहाँ से जो अल्कोहल का H+ है वो इस वाले पार्ट के साथ निकल जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये जो COCH3 वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या मिला तुम्हें, यहाँ पे मिल जाएगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी था ही, इसके साथ क्या लग गया, COCH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। फाइन, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है फिनाइल, फिनाइल और 2 कार्बन एटम्स हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी फिनाइल इथेनोएट, C डबल बॉन्ड OCH3A। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी फिनाइल इथेनोएट। तो ये हमारे हो गए 2 टाइप के स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, जब हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है,
ये क्या है हमारा, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट विद अल्कोहल देन विद फिनॉल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2 एंड OH। फाइन। अब देखो यहाँ पे जो हम रिएक्शन करवाते हैं विद एसिड क्लोराइड, ये चीज ध्यान रखना कि ये हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ऐसा क्यों है ये अभी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ HCl होगा, ठीक है, H+ जाएगा अल्कोहल से और क्लोराइड जाएगा इस एसिटाइल क्लोराइड से। तो बनेगा क्या यहाँ पे, हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। HCl तो बाहर ही निकाल दिया तुमने और बाकी ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन से, सो O CH2 एंड CH3। फाइन। अब देखो HCl यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया, एसिडिक, राइट। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मीडियम लेते हैं वो क्या लेते हैं, बेसिक। तभी हम ये रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विच इज pyridine, ठीक है। तो ये pyridine क्या करेगा, इस फॉर्म्ड एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस इज द पर्पस ऑफ टेकिंग pyridine हियर। फाइन। अब देखो इस टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दिया हुआ है जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ, उससे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हमें करना क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन जनरली जो एग्जाम्पल पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में वो ये था कि यू हैव टू फॉर्म एस्पिरिन यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, सैलिसिलिक एसिड को यूज करके तुम्हें फॉर्म करना है एस्पिरिन। तो सैलिसिलिक एसिड की शक्ल बनाओ पहले, कैसी होती है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, तुम्हारा फिनॉल है ये, ठीक है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर तुम COOH ग्रुप लगा लो देन दिस इज नोन एज व्हाट, सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, तुम्हें कन्वर्ट करना है एस्पिरिन में। और एस्पिरिन में कैसे कन्वर्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो एस्टेरिफिकेशन का ही फॉर्म है ये एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन भी क्या है, एक तरीके की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है। फाइन। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टेक वन एसाइल क्लोराइड ओवर हियर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो जैसे ही तुमने एसाइल क्लोराइड यहाँ पे लिया, होगा क्या, अगेन सेम रिएक्शन। देखो अल्कोहल दिख रहा है तुम्हें, तो अल्कोहल का H और एसाइल क्लोराइड का क्लोरीन, ये दोनों बाहर, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine अगेन माइनस HCl हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब होगा क्या, H की जगह देखो ये कार्बन जाके किससे चिपक जाएगा, इस ऑक्सीजन आटम से। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन आटम इस कार्बन से अटैच हो जाता है, राइट। तो फाइनली तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे चिपका जाके, इस वाले ग्रुप से, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 से, और COH ग्रुप जो है वो साइड में एज इट इज रहेगा। तो ये जो कंपाउंड हमारे यहाँ पे बनता है, दिस इज नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एस्पिरिन, जो कि सैलिसिलिक, या फिर हम इसको देखो और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे ये था सैलिसिलिक एसिड, राइट। अब इस पे ये एक एक्स्ट्रा एसिटाइल ग्रुप लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और अब देखते हैं एसिटाइलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। एसिटाइलेशन इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं
introduction of acetyl group in your compound. कंपाउंड से क्या मतलब है मेरा? कंपाउंड से मतलब है अल्कोहल या फिनॉल, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इन द अल्कोहल्स और फिनॉल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन. तो यहाँ पे यही हो रहा है हमारे सैलिसिलिक एसिड में, ये एक फिनॉल ही है, राइट? तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप इन आवर फिनॉल इज नोन एज acetylation. Fine. And remember that this question is very, very important. So with this, we are going to end our today's topic. See you in the next video.